सो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि किस तरीके से हम लोग एक CSS को HTML के साथ कनेक्ट करते हैं, और टैग और यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आईडी और क्लास का यूज़ समझेंगे। तो मैं VS कोड पे ही आता हूँ, एक नया CSS का फोल्डर बनाता हूँ या एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर CSS क्लास 1 लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं index.html एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ, और नेक्स्ट इसी के अंदर मैं style.css की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल बन गई, एक स्टाइल की फ़ाइल बन गई। बाकियों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो ये मेरा ऐसा हो गया। index.html के अंदर वही अपना बॉयलर कोड ऐड कर दिया, यहाँ पे लिंक और CSS का यूज़ करके मैंने CSS को लिंक कर दिया। वेरी क्लियर, क्वाइट ईजिली यूज होने वाली चीज़ें हैं। अब मैं एक छोटा सा रिज्यूम टाइप की चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं जैसे मतलब कोई भी एक रिज्यूम होता है ना, तो वो किस तरह से होता है, और फिर उस पर हम लोग CSS की डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, एक आउटर डिव होगा मेरा, ठीक है। अब इस आउटर डिव का मैं क्लास आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में आईडी नहीं दे सकता, और क्लास में मल्टीपल चीज़ों में दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, और आईडी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो इट्स माई मेन पेज, ठीक है। मैंने इस तरह से आईडी दे दी यहाँ पे मेन पेज की। उसके अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ, ओके। सो इस डिव को हम लोग कुछ क्लास और आईडी देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। इसके अंदर मैं एक H2 में अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसी के नीचे H4 में मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। RIC सो ऐसे लिख देते हैं, वेब HOD, ठीक है। फिर से H4 में मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके। सो ये काफ़ी इजीली हो गया, नाम आ गया, वेब डेवलपमेंट HOD आ गया, और इसको मैं एक बार लाइव सर्वर पे देख भी लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। ये H3 में दिख रहा है, इसको H4 में है, इसको H5 में कर देते हैं, ये कुछ और छोटा सा ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। नाउ अब मैं यहाँ पे एक HR डाल दूंगा, जिससे कि एक लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, लेट्स ओके। सो लाइन आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा, और इस डिव के अंदर मैं एक H3 के साथ हेडिंग डालूंगा, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव या फिर प्रोफाइल समरी। सो मेक इट एज प्रोफाइल समरी, ओके। अब इस प्रोफाइल समरी के नीचे पैराग्राफ के अंदर लॉरेम 100, ठीक है। ये 100 लाइन का कुछ प्रोफाइल समरी आ गया, कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट इसके नीचे फिर से एक HR आ जाएगा, सॉरी, इसके नीचे फिर से एक HR आ जाएगा, और इस HR के नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा एजुकेशन। सो लेट्स मेक इट एज एजुकेशन, और ये मैं अगेन किसके अंदर डालूंगा, H3 के अंदर। सो H3 के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐसे एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक मान लो ऐसे टेबल बना दिया, ओके। अब इस टेबल को मैं TR और इसके अंदर TD, सॉरी नॉट TD, लेट्स मेक इट ए TH के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया S.NO, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट TH के अंदर कोर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट TH के अंदर ईयर डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट TH के अंदर हम लोग मार्क्स डाल देते हैं, कुछ इस तरह से ही हम लोग वो डालते हैं। अच्छा, कोर्स के बाद यहाँ पे TH के अंदर स्कूल स्लैश कॉलेज नेम, कुछ इस तरह से चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट TR में मैं
यहाँ पे TD के अंदर 1 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर TD के अंदर यहाँ पे ABCD डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे कोर्स का नाम हो गया। फिर TD के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, सो इट्स लोरेम 5, ठीक है। ये मेरे स्कूल का नाम आ गया फॉर एग्जांपल। फिर मैं नेक्स्ट TD के अंदर ईयर डाल देता हूँ, तो ईयर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लो 2000 मैंने ईयर डाल दिया। और फिर नेक्स्ट TD के अंदर मुझे मार्क्स डालने हैं, तो कुछ भी मान लीजिए मैंने 80 यहाँ पे मार्क्स डाल दिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 2-3 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे हम लोग नंबर चेंज कर दें, सो 1 हो गया। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। सो ये मेरा कुछ इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। अब आउटपुट में मेरे पास ये सारी चीज़ें इस तरह से आ गई हैं, क्वाइट गुड। इनको बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉर्डर भी हम लोग यहाँ से नहीं देंगे। अब जब हम लोग CSS पढ़ने लगे हैं ना, तो हर चीज़ हम लोग CSS से ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक से ये डिज़ाइन बना देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट डिव के अंदर ये मेरा टेबल वाला डिव बन गया। फिर यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा, सॉरी 1 सेकेंड, ये टेबल को भी हमने एक डिव में डालना था ना, टेबल और H3 को। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे एक डिव बना के उसके अंदर डालता हूँ। फिर एक और डिव बना के इसके अंदर मैं डाल देता हूँ H3 एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर अब एक्सपीरियंस की चीज़ें लिखनी है, सो मैं यहाँ पे H5 के अंदर कंपनी नेम डाल दिया, ठीक है। और इसी के नीचे P के अंदर मैंने डाल दिया लोरेम 50। तो इस तरीके से अब इसको H5 लोरेम 50 को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा ऐसे एक्सपीरियंसेस आ गए यहाँ पे, कंपनी का नेम, कंपनी का नेम, कंपनी का नेम, और यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंसेस लिखे रह गए इस तरीके से। तो ये देखो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा अपना HTML बना लिया। अब जब मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करो, तो ये मेरी प्रोफाइल समरी हो गई है, ठीक है। ये एजुकेशन वगैरह हो गया है, ये एक्सपीरियंस हो गया। तो ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये कंपनी नेम, ये सारी जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को एक पूरा का पूरा रिज्यूम का मिमिक कर रहा है, ठीक है। एक लाइन और चाहिए होगा मेरे को यहाँ पे, प्रोफाइल समरी, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के डिव से पहले यहाँ पे एक HR लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी, क्लियर है। अब चलो क्लास और उसका यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जितने भी डिव हैं, ठीक है, ये मेरे अलग अलग सेक्शंस हैं, तो इनको अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये H3 के अंदर प्रोफाइल समरी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी H3 के अंदर प्रोफाइल समरी लिखी हुई है। तो यहाँ से तो मैं टैग का डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी H3 का यूज़ करके वेब डेवलपमेंट H3 का यूज़ करके लिखा हुआ है, तो अगर मैं डायरेक्टली H3 का यूज़ करके अगर कोई कलर वगैरह डालूंगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा कलर इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर भी है। तो फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले H3 से ही करते हैं। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डालते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूँ बॉडी के अंदर। तो बॉडी का कलर ले लिया ऐसे, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ये एक कोई कलर है, ये डाल दिया मैंने। तो ये देखिए ये वाला कलर आ गया। अब मेरे को जितने भी ये वाले सब हेडिंग्स है ना, इनको मुझे मान लो ब्लू कलर में डालना है। तो मैं ऐसे H3 को कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो देखो ये वाला H3 भी ब्लू कलर में हो गया। यार ये कलर तो ब्लू में नहीं चाहिए मेरे को, बाकी सारे ब्लू में चाहिए, लेकिन ये वाला ब्लू में नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे जो बाकी सारे H3 हैं उनको मैं एक क्लास दे दूँगा, ठीक है। ID क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि ID तो एक ही दे सकते हैं हम लोग मल्टीपल चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास में इसको डाल देंगे। तो एक क्लास में अभी इसको क्या डालें, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें, इसको हेडिंग, ठीक है। तो क्लास इसमें क्या डाल दी मैंने, हेडिंग। इसको कैपिटल H से लिख दो, स्मॉल h से लिख लो, एज योर विश। इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस वाले H3 के अंदर भी आ जाएगा क्लास हेडिंग, और इस वाले H3 के अंदर भी आ जाएगा क्लास हेडिंग। क्वाइट क्लियर। अब जब मैं अपने CSS के अंदर ऐसे लिख दूंगा डॉट हेडिंग और बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने एक्वा दे दिया, और यहाँ से
H3 को मान लो ही ब्लू ही है, तो देखो टैग के ऊपर क्लास ने ओवरराइड कर लिया, टैग के अंदर ब्लू कलर है लेकिन क्योंकि क्लास के थ्रू कलर है तो ये क्लास वाला कलर आ गया। तो इस तरीके से प्रायोरिटी चेंज होती है। तो अभी मैं H3 के अंदर से कलर को रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ से ऐसे रिमूव हो गया। क्लियर है? क्वाइट गुड। अब मुझे एक पर्टिकुलर किसी H3 के अंदर डालना है। अब ध्यान से देखो और समझो और मेरे को बताओ कि अगर मैं H3 करके कोई कलर डालता हूं तो सारे H3 में आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे एक H3 है, इस तरह से एक और H3 होता, जैसे कि ये H5 को मैं H3 में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे H5 में लिख देता हूँ JK रोड भोपाल, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं अभी भी H3 लेता हूँ तो ये दोनों कलर हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर कोई क्लास लेता हूं तो ये वाला कलर हो जाएगा। मेरे को एग्जैक्टली यही वाला H3 के अंदर सिर्फ कोई चीज़ डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। ठीक है, आईडी नेम में इसको क्या दे दूं, पोजीशन। पोजीशन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे #POSITION पोजीशन लिख के यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर, इसको क्या बैकग्राउंड कलर देंगे, मान लो मैंने कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर दे दिया, कुछ अलग सा ब्लू कलर दे दिया, इस तरीके से। कितना क्लियर है? लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। अभी क्या हो सकता है कि कई केस में हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज़ नहीं करते, हम लोग सिंपल कलर का यूज़ करते हैं। और सिंपल कलर का यूज़ करके मान लीजिए इसको ब्लू वायलेट करना है, तो सिंपल कलर का यूज़ करके देखिए ब्लू वायलेट हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। क्वाइट ईजी एंड क्वाइट क्लियर? अच्छा लग रहा है देखने में, समझ में भी आ रहा है किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब टेबल के ऊपर स्पेशली आते हैं, जिससे कि हम टेबल के बॉर्डर्स को हम लोग दिखा पाएँ और टेबल को हम लोग बॉर्डर ऐड कर पाएँ। तो टेबल का ये है, आप यहीं से चलो अभी हम यहाँ से ही बॉर्डर डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज़ भी कर सकते हैं, अपने किसका यूज़ कर सकते हैं, हमारे CSS का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल टैग, क्योंकि एक ही है, टेबल टैग को लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर को मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बॉर्डर टैग डाल दिया, तो BOR बॉर्डर टैग डाल दिया, तो ये आ गया। तो जब भी हम लोग बॉर्डर टैग डालते हैं तो बॉर्डर टैग की कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी होती है। तो जो बॉर्डर टैग होता है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 1px है, उसके बाद सॉलिड है और यहाँ पे कलर है। ठीक है, ये 3 चीज़ों का मिल करके एक बॉर्डर टैग बनता है। ये बॉर्डर की थिकनेस बताता है, बॉर्डर कितना थिक होगा। ओके, ये बॉर्डर का डिज़ाइन बताता है कि बॉर्डर किस डिज़ाइन का होगा, और ये बॉर्डर का कलर, अब ऑब्वियसली कलर समझ में आ रहा है, कलर बताता है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ टेबल टैग में डाला तो देखो बाहर 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 हुआ। पहले हम लोग टेबल में डालते थे तो पूरा अंदर भर जाता था। तो CSS का यूज़ करके देखा कितने अच्छे तरीके से हम लोग बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर इसकी थिकनेस 5px कर दूँ तो ये देखो बाहर की तरफ में 5 पिक्सल का ये बन गया। कितना ईजी है ना इस चीज़ को बनाना। ठीक है, अब इसको 5px से हटा के इसको कर देते हैं 2px, ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लग रहा, ये 2px में बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब इसकी विड्थ वगैरह चेंज करनी है, तो टेबल की मैं TH की विड्थ मतलब TH लिख दिया और इसकी मैंने विड्थ फॉर एग्जांपल कर दी 100px। देखो सारे सारे के TH की सबकी विड्थ 100px में हो गई। अभी 100px में ये पूरा नहीं आया तो इसने इसको कोलैप्स कर दिया, बाकी सबकी 100px हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हम दूसरा तरीका भी है विड्थ कंट्रोल करने का, हम लोग डायरेक्टली अंदर भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली विड्थ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्थ मान लीजिए लिख दी इसकी 50px, तो इसकी विड्थ 50px हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर है ये? तो इस तरीके से भी हम लोग विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं भी हटा रहा हूँ। अभी मेरे को इसको इंटरनली हर सबको बॉर्डर डालना है। तो इंटरनली सबको बॉर्डर डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सेल के अंदर सबको बॉर्डर डाल देंगे। तो किस तरीके से डालेंगे, तो मेरे जो TD है, ठीक है, इसको मैं बॉर्डर डाल दूंगा। तो देखो मेरे सारे TD के अंदर बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब मेरे को TH के अंदर ही बॉर्डर डालना है, तो मैं यहीं पे ऐसे TH के अंदर भी बॉर्डर डाल दूंगा।
ओके। सो शॉर्टकट के लिए होता है BOR लिख दो और एंटर दबा दो तो ये आ जाएगा। तो मेरे TH के अंदर ही बॉर्डर आ गया। लेकिन अब जब ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी भी वो बीच में गैपिंग वाला आ रहा है ना, जैसे पहले आ रहा था। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, इसको कर देंगे कोलैप्स। तो इससे हमारा इस तरह का मर्ज हो जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है ना, कि एक्चुअली जैसा टेबल होता है उस तरीके से हमने सारे बॉर्डर्स को कोलैप्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का यूज करके हम लोग बॉर्डर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग CSS। अब यहां पे हमने क्या किया, टेबल के अंदर हम लोग नॉर्मल बॉर्डर था तो बाहर बॉर्डर डल गया, बॉर्डर्स को कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स करने से क्या होता है, बॉर्डर के आसपास जो भी स्पेसिंग वगैरह होती है वो सारी की स्पेसिंग कोलैप्स हो जाती है और सारे के सारे बॉर्डर्स चिपक जाते हैं अंदर जितने भी बॉर्डर्स होते हैं। और फिर TD और TH, क्योंकि हमारे एक एक यूनिट बने हुए हैं ना TD और TH के अलग अलग, आप यहाँ पे देखो तो ये TH का एक एक यूनिट और सेल बना हुआ है, फिर ये TD का एक एक यूनिट और सेल बना हुआ है। तो इन सबको हमने बॉर्डर दे दिया और आपस में उनको कोलैप्स करवा दिया, जिससे कि वो सारे के सारे बॉर्डर आपस में चिपक के एक साथ रहने लगे। तो ये आपस में से चिपक के रहने लगे। अब यहाँ पे मैं TD और TH को जब यहाँ पे ध्यान दो तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी लगी है और इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी लगी है। तो इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी लगी है। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि यहीं पे मैं मल्टीपल कैसे यूज़ करते हैं, यहीं पे TH लिख के कॉमा डाल सकता हूँ और इस वाले TH को हटा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे TD और TH दोनों में ही सेम चीज़ एक साथ ही अप्लाई हो जाएगी। एंड दिस इज़ योर आउटपुट। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ एक दो बार। देखो नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, प्रॉपर रिफ्रेश होके आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। और यहाँ पे भी मैं प्रीटियर का इस्तेमाल करता हूँ। Alt Shift F दबा देता हूँ। अगेन मेरे को एक कन्फिगर के लिए बोलेगा, कन्फिगर कर लेते हैं। टॉप में प्रीटियर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे से क्लिक करके इसको कन्फिगर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ तक चीज़ें कन्फिगर हो गई। तो यहाँ पे हमने कैसे देखा कि अगर आपको इंटरनल जो टेक्स्ट है उसका कलर वगैरह चेंज करना है। अब देखो मान लो तुम्हें TH का कलर चेंज करना है इंटरनल, तो मैंने लिख दिया TH और लिख दिया कलर, ठीक है, और इसका कलर कर दिया मैंने ब्लू वायलेट। ठीक है, तो TH जितने भी होंगे उनके कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी कलर को चेंज करना है तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। किसी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को बॉर्डर लगाना है तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर वाला टैग यूज़ करके, प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग उसके अंदर बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि हम लोग फॉन्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉन्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं TD के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। नॉट TD के अंदर नहीं अप्लाई करते हैं, चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्लास नेम, सॉरी ये कंपनी नेम जितने लिखे हुए हैं ना, इनके ऊपर फॉन्ट अलग अलग हम लोग अप्लाई करके देखते हैं ये किस तरह से अप्लाई होता है। सबसे पहले ये जितने भी कंपनी नेम लिखे हुए हैं ये सारे H5 में है और ऊपर भी मेरे पास एक चीज़ H5 में है। तो अगेन एज पर द प्रीवियस थिंग, हमें इस H5 के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो इनको मैं एक क्लास में डाल दूंगा। सो इसको मैं एक क्लास में डाल देता हूँ जिसका मैं लिख देता हूँ C नेम। क्लास का नाम C नेम मतलब कंपनी का नेम। मैंने कॉपी किया और इन सब की जगह पेस्ट कर दिया। सिंपल जितने भी F5 थे उसके अंदर मैंने ऐसे क्लास नेम कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आपको स्टाइल के अंदर क्लास नेम हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ .C_name और ये मेरे सारे के सारे C नेम आ गए। इनको मैं कलर डाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारे काम कर रहे हैं कि नहीं। मैंने रेड कलर डाल दिया तो यस, मेरे सारे कंपनी नेम रेड कलर के हो गए। आपको और कोई भी चीज़ रेड कलर में नहीं मिलेगी, सिर्फ यही तीन चीज़ रेड में मिलेगी। सो ये वाला काम भी हमारा परफेक्टली हो गया। अब मुझे इसके अंदर फॉन्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है, फॉन्ट कैसे ऐड करें। तो फॉन्ट ऐड करने के लिए हम लोग गूगल पे जाते हैं। ठीक है, गूगल पे आप नॉर्मल टाइप करो गूगल फॉन्ट्स, तो आपको गूगल फॉन्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, आप गूगल फॉन्ट पे से ब्राउज फॉन्ट पे क्लिक करो तो इस तरीके से आपको गूगल फॉन्ट का पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से पसंद कर सकते हो। यहाँ पे दुनिया भर के फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कर्सिव जैसा है, इस फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो ये फॉन्ट मेरे को यहाँ पे दिख गया कि ऐसा सा ये फॉन्ट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे गेट फॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगा
तो ये गेट फॉन्ट का मेरे को ये ऑप्शन मिल गया। यहाँ से गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड को नहीं करना है, ठीक है। गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जो भी फॉन्ट होगा उसके यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वेब का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बगल में एक लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। हम लोग इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इंपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर ये जो इंपोर्ट का ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है ना, @import स्टाइल टैग के अंदर, इसको पूरे को कॉपी करके आपने अपने HTML पेज के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। ये करने के बाद अब वापस जब अपने कोड पे आओगे तो देखो यहाँ पे इस फॉन्ट को यूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। रेगुलर 400, रेगुलर 400 इटैलिक, बोल्ड 700 एंड बोल्ड 700 इटैलिक्स। यहाँ पे 4 इसके वेरिएंट दिए हुए हैं। तो चारों को यूज़ करने का देखो यहाँ पे तरीका बताया हुआ है। ऐसे क्लास डाल दी है और ये फॉन्ट फैमिली, ये लॉबस्टर टू सेंट सेरिफ। तो ये फॉन्ट फैमिली वाला कोड उठा लो, सिंपल ये वाला कोड उठा लो, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे इस सी नेम के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो इस तरीके से, फॉन्ट फैमिली। क्लियर है? सिर्फ इतना करने से आपका फॉन्ट चेंज हो चुका होगा। देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया, बहुत अच्छा ही तरीके से है। ओके, नाउ अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात अगेन, जब मैंने आपको H1, H2, H3 पढ़ाया था तो उस समय शायद आपको बताया था कि ये SEO के लिए यूज़ होता है, इसका फॉन्ट साइज से कोई लेना देना नहीं है। अभी उसको देखते हैं। अभी देखो ये मेरा कंपनी नेम का ये साइज़ है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ नेक्स्ट टैग फॉन्ट साइज़, ठीक है, और इस साइज़ के अंदर इसको कर दूँ लार्जर, तो देखो ये बड़ा हो गया। ये तो H1, H2, H3 से इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली इसको H1, H2, H3 से कोई लेना देना नहीं है। फॉन्ट साइज़ तो हम CSS से कंट्रोल करते हैं। फिर H1, H2 ये हेडिंग टैग्स क्यों बनाए हुए हैं? तो ये बनाए हुए हैं सिर्फ प्रायोरिटी सेट करने के लिए इन केस ऑफ SEO दैट वी कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नॉर्मली इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ फॉन्ट की वेट, कि मेरा बोल्ड होगा कैसा होगा। तो ये मेरे 100 से लेके 900 तक वेट होते हैं। उसके बाद आप या तो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, इस तरीके की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 800 कर देता हूँ, तो देखो ये 800 हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं 300 कर दूँ तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। देखो ये 300 में पतला हो गया। तो इस तरीके से आप इस फॉन्ट का वेट डिसाइड कर सकते हो कि फॉन्ट कितना बोल्ड होगा और कितना नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉन्ट की स्टाइल। सो फॉन्ट की स्टाइल से आप इसमें इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल, दो ही हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इटैलिक से यूज़ करने से ये टेढ़ा हो जाएगा, नॉर्मल से सीधा रहेगा। तो ये मेरा फॉन्ट स्टाइल में हो गया, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल में से सीधा दिखेगा, ठीक है। इसको नहीं लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे इटैलिक लिख देते हैं, तो ये इटैलिक में से टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली में आपका फॉन्ट चेंज होता है कि उसका कैसा फॉन्ट होगा, साइज़, उसका साइज़, वेट के लिए उसका वेट, फॉन्ट का स्टाइल से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और तो फॉन्ट का वेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल या स्मॉल कैप्स। अगर मैं इसको स्मॉल कैप में जाता हूँ तो ये देखो छोटे वाले लेटर्स कैप में दिखेंगे और एक नॉर्मल वाला, तो ये फॉन्ट का वेरिएंट। तो फॉन्ट के अंदर हम लोग ये 5 डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ़ॉन्ट को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे को गूगल से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, फ़ॉन्ट को मैं इसका यूज़ करके हम लोग सी नेम तो मेरा क्लास था, हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले में हम लोगों ने ये समझा कि कैसे क्लास और आईडी को डिफरेंटली यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये नोटिस करी कि बैकग्राउंड कलर, नॉर्मल टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर आप कहीं पे भी यही सेम तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। अच्छा, अब इसके नीचे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बॉर्डर लगा दोगे, लेकिन बॉर्डर लगाओगे सिर्फ बॉटम में। तो मैंने बॉर्डर बॉटम करके लिख दिया 1px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो नीचे में बॉर्डर लग गया। अब ये बॉर्डर यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक लग गया, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे अगर आप HR लगाते तो कैसा दिखता, ठीक है, वो भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ और इस H5 के नीचे, एक H5 के नीचे HR लगा देता हूँ। देखो ये कितना ज़्यादा गैप लेके HR लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको हटा देते हैं और बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे Ctrl Z कर दो, बॉटम बॉर्डर,
सो दिस इज़ योर बॉटम बॉर्डर। अब आपको लेकिन नहीं सिर्फ इतने दूर में ही अंडरलाइन चाहिए, तो हमारे पास यू टैग है ना, हमने क्या करना है, अपने इस कंपनी नेम के अंदर यहाँ पे जाके यू टैग के अंदर इसको डाल देना है, तो ये छोटा सा यहीं पे अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है तो आप इस तरह से लिख दो, पूरा अंडरलाइन चाहिए तो इस तरीके से लिख दो। ये आपका नज़रिया है या करने का तरीका है। दूसरी चीज़, आपको पूरे में ऐसे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, वो भी यू अंडरलाइन वाला बॉर्डर भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरे में नहीं चाहिए, तो आप अपने डिव की, जो एक्चुअली में डिव जो है ना वो पूरी की पूरी विड्थ लेता है, उसकी विड्थ कम कर दो, ठीक है। तो मैं डिव की विड्थ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ, और इसको कर देता हूँ फिट कंटेंट, तो ये छोटा हो जाएगा। फिट कंटेंट का मतलब आपकी विड्थ इतनी रहेगी कि कंटेंट के साथ फिट हो जाए, एंड दिस इज इट। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप इसकी विड्थ को पिक्सल्स में कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो 500 पिक्सल कर दिया, तो ये 500 पिक्सल पे जाके रुक गया, ठीक है। आपने 100 पिक्सल 200 पिक्सल जितना भी करना है उतना कर दो, बट मैं यहाँ पे फिट कंटेंट में डाल देता हूँ, तो मेरे पास कंटेंट फिट हो गया। तो इसके अंदर और ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो एक चीट शीट इसकी बनी हुई है वो चीट शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो के साथ आपको लिंक में मिल जाएगा, या हमारे जो लोग नॉर्मल हमारे पोर्टल पे भी उस चीज़ को देख सकते हैं, वहाँ से भी उनको मिल जाएगा। तो वहाँ से चीट शीट देख के सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फॉन्ट का यूज़ हो रहा है, किस तरह से बैकग्राउंड वगैरह कलर का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था जिससे कि हम लोग एक CSS को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास मार्जिन और पैडिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये मार्जिन और पैडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम लोग समझ पाते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरीके से कहाँ पे पोजीशंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।